किसान भाइयों और बहनों और हमारे साथ जुड़े श्रोताओं, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं हूँ ओपी राठौर और मैं कविता कंडवाल आपके लिए लेकर आए हैं ऐसा एक विशेष कार्यक्रम जिससे बढ़ेगी आपके खेतों में हरियाली और जीवन में छाएगी खुशहाली। इससे आपका बढ़ेगा मुनाफा और आमदनी हो सकती है दुगनी से ज्यादा। श्रोताओं, इस खास पेशकश का नाम है आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सौजन्य से और आकाशवाणी दिल्ली के प्रयास से। श्रोताओं, आधुनिक कृषि चौपाल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक और अनेक जिज्ञासु तथा प्रगतिशील किसान भी। बिल्कुल, वैज्ञानिकों द्वारा खेत खलिहान के लिए उपयोगी जानकारियां दी जाएंगी, काम की बातें बताई जाएंगी और किसानों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे, उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। तो जैसा हमने वादा किया था, हम आज की आधुनिक कृषि चौपाल में लेकर आए हैं एक नया विषय, एक नई तकनीक और नई विधि, जिसका नाम है समेकित नाशी जीव प्रबंधन यानी IPM। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कीड़े मकोड़ों, नाशी जीवों के प्रकोप को रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग से नियंत्रित नहीं किया जाता, जहरीले रसायन नहीं छिड़के जाते। हाँ, बल्कि उचित कृषि विधियों, खास युक्तियों और जैविक नियंत्रण की विधियों को अपनाकर नाशी जीवों का नियंत्रण या प्रबंधन किया जाता है। बिल्कुल ठीक। इसका एक लाभ तो यह है कि महंगे जहरीले कीटनाशकों के खर्च में बचत होती है, जिससे किसान भाइयों का मुनाफा बढ़ता है। और दूसरा फायदा, बहुत बड़ा फायदा ये है कि फलों, सब्जियों, मसालों, अनाज आदि के जरिए जहरीले कीटनाशक अवशेष हमारे शरीर में नहीं पहुंचते। इससे हमारी सेहत सुरक्षित रहती है, कैंसर जैसे घातक रोग की संभावना भी कम हो जाती है। बेशक, कुल मिलाकर ये एक बेहद लाभकारी तकनीक है और इसे बड़े पैमाने पर अपनाना आज समय की मांग है। श्रोताओं, चर्चा को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान फसलों में समेकित नाशी जीव प्रबंधन के अनेक पहलुओं पर काम कर रहा है। और आज इस संस्थान के वैज्ञानिक किसान भाइयों को उपयोगी जानकारियां देने के लिए हमारे साथ हैं। हम इन सभी वैज्ञानिकों का आधुनिक कृषि चौपाल में स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस संस्थान यानी NRI IPM की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अजंता बिराह से। डॉक्टर अजंता, हमारे किसान भाइयों की जानकारी के लिए ये बताएं कि ये समेकित नाशी जीव प्रबंधन यानी IPM क्या है और आज इसकी जरूरत क्यों है। ये समेकित नाशी जीव प्रबंधन ये एक प्रणाली है जिसमें हम बहुत तरह की क्रियाओं का समन्वय करके जो कीड़े और रोग फसलों में लगते हैं उनका प्रबंधन करते हैं। 67,000 टन पेस्टिसाइड है जो हमारी फसलों में झोंका जा रहा है हमारे भारतवर्ष में प्रति वर्ष, और इसका जो बहुत दुष्प्रभाव है वो लगातार पड़ रहा है हमारे पर्यावरण पर, हमारे मानव स्वास्थ्य पर, हमारे किसानों के स्वास्थ्य पर, हमारे उन मित्र कीटों पर जो कि एक बैलेंस बनाने के लिए थे, उन पर भी उनका दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इसके जो अवशेष जा रहे हैं लगातार, उसका हमारे मृदा की स्वास्थ्य पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें समेकित नाशी जीव प्रबंधन अपनाया जाए। श्रोताओं, IPM से जुड़ी जरूरी बातें जानने के बाद अब हम चलते हैं फसलों की ओर और जानते हैं अलग अलग फसलों में IPM के उपायों के बारे में। हाँ, और हमारी पहली फसल है मिठास से भरपूर गन्ना। ये हमारे देश की एक प्रमुख नकदी फसल है, परंतु कीटों और रोगों के प्रकोप से इसकी पैदावार पर बुरा असर पड़ता है और गुणवत्ता भी गिरती है। गन्ने की फसल में IPM के अनेक उपायों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं NRI IPM संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर श्रवण हलधर। गन्ना एक प्रमुख फसल है भारत की।
और इसके अंदर जो मुख्य मुख्य जो बीमारी और कीट लगते हैं वो 3-4 आप मान सकते हो। होने को तो इसके अंदर 200 से 250 हमने रिकॉर्ड कर रखे हैं अलग अलग, पर जो मुख्य है वो 4 से 5 है। उसके अंदर रेड रोट एक सबसे बड़ी समस्या है इस एरिया की। और ये जो अपनी CO 0238 किस्म है, बहुत ही अच्छी शुगर कंटेंट होता है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, बट इसके अंदर रेड रोट एक सबसे बड़ी समस्या आ गई। और दूसरा है टॉप बोरर। ये दो ऐसी समस्या है जो इस एरिया में और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि रेड रोट के लिए सबसे पहले आपको जो आपका गन्ने का सेट है उनको ट्रीटमेंट करना होगा, और उससे पहले आपको सिलेक्शन, क्योंकि जो रेड रोट जो बीमारी आती है वो सेट से आती है। सेट के अंदर आपने लाल जो दिखते हो, लाल सड़न जो रोग होता है, अगर उसको आपने सिलेक्शन करते टाइम आपके सेट्स का अगर सही नहीं किया तो आपके वो बीमारी चली जाएगी। तो सबसे बेस्ट यही है कि आपका 60% आपका जो नियंत्रण है उसी से हो जाएगा। दूसरा इसके बाद क्या करना है कि हम ऐसी जैविक नियंत्रण बताएंगे, जैसे ट्राइकोडर्मा है, उससे आप उसको सीड ट्रीटमेंट और जो गन्ना का जो सेट्स है उनको ट्रीटमेंट करोगे तो उसका नियंत्रण बहुत ही ईजी हो सकता है। उसके अलावा क्या है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, जो उन्होंने 2 किस्में निकाली है जो रेड रोट से प्रतिरोधी है, और उनका नाम है CO लखनऊ 14201 और CO लखनऊ 16202। तो ऐसी किस्में हैं जो बहुत ही अच्छी पाएगी है और आने वाले टाइम में इसका यूज कर सकते हो। बट दूसरी बात यही आती है कि हम यही किस्म लगाना चाहते हैं। अगर इस किस्म को लगाना चाहते हो तो रेड रोट के कंट्रोल के लिए आपको समेकित कीट प्रबंधन, जो 2-3 आपको माध्यम हमने बताया है, सीड ट्रीटमेंट करना है, वेराइटी भी यूज कर सकते हो, और दूसरा इसका सेट आपको अच्छी तरह। हाँ, एक और है जो कोयम्बटूर हमारा एक ICAR का संस्थान है, उसने भी एक वैक्यूम वाली मशीन बनाई है। उसके अंदर अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हो तो अच्छी तरह उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। डॉक्टर श्रवण, हमारे एक किसान भाई का भी एक सवाल है आपसे इसी गन्ने में IPM के बारे में। मैं डॉक्टर साहब से गन्ने के बारे में पूछ रहा हूँ कि गन्ने की फसल में कौन कौन से कीड़े और कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं, और इसका जो है समेकित नासी जीव प्रबंधन से कैसे हम जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। कि इस एरिया में 2-3 जो कीड़े हैं वो मेन है। आपका टॉप बोरर है, अर्ली शूट बोरर है, इंटरनेट बोरर है, ये कीड़े हैं जो सबसे ज़्यादा आते हैं। और दूसरा है 2 बीमारियां हैं, एक रेड रोट है जिसको लाल सड़न रोग बोलते हैं, दूसरा पोकाबोइंग, ये भी एक समस्या बढ़ती जा रही है इस एरिया के अंदर। तो इनका सबका नियंत्रण, क्योंकि मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा है कि यहाँ पे ज़्यादातर किसान हैं कोराजोन यूज कर रहे हैं, उससे क्या हुआ कि जो टॉप बोरर है उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो गई और वो उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, 4 से 5 स्प्रे कर रहे हैं। तो हम IPM के अंदर यही बताते हैं, अगर आपको लिमिट से बाहर ETL या बहुत ज्यादा आपका इंसिडेंस हो गया, किसान ने पहले नहीं देखा स्टार्टिंग से, तो आप दवाई लास्ट में यूज कर सकते हो। उसके अलावा दूसरे सारे बहुत सारे IPM के समेकित कीट प्रबंधन है। जैसे सबसे मेन बताऊंगा, अगर टॉप बोरर की कीड़े की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ट्राइकोकार्ड सबसे मेन है, और ट्राइकोकार्ड से आप आराम से आप उसका नियंत्रण कर सकते हो। बट वो 2 से 3 बार आपको खेत के अंदर लगाना है, और वो जैसे 1 हेक्टेयर के अंदर 4 से 5 कार्ड बताते हैं, एक कार्ड के अंदर 20,000 के आसपास अंडे होते हैं। अगर आपने 3 से 4 बार आपने खेत में लगा लिया तो जीव से जीव को कंट्रोल करने का जैविक नियंत्रण हम बोलते हैं, बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा एक फेरोमोन ट्रैप है जिससे भी आप नियंत्रण इसका कर सकते हो। और अब हम चलते हैं मिठास से थाली की ओर, यानी अब हम बात करेंगे धान की फसल में IPM के उपायों के बारे में। और यह उपयोगी जानकारी हमें दे रहे हैं NRI IPM संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनूप कुमार। डॉक्टर अनूप, हमारे साथ जुड़े एक किसान भाई हैं जो धान की खेती करते हैं, और उनका आपसे एक सवाल है। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि IPM के माध्यम से धान की अधिक उपज और ये कीटनाशी जहर मुक्त हम अधिक उपज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो आजकल हम धान की रोपाई कर रहे हैं उसमें तना छेदक और बकाना रोग की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो IPM के माध्यम से हम कैसे उसको बचाव कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आपकी कीटनाशक से हो जा रही है, फसल में अवशेष आ रहा है। अवशेष की वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट होता है धान, बासमती धान विशेष रूप से, तो उसका अच्छा प्राइस नहीं मिलता, वापस आ जाता है, तो हमें यहाँ भी रेट अच्छा नहीं मिलता। तो हमारा उत्पादन भी हुआ लेकिन रेट नहीं मिला। तो अब हमें धान में IPM अपनाकर इतनी अच्छी क्वालिटी का धान पैदा करना है, ऑर्गेनिक जैसा ही, लेकिन पैदावार कम नहीं होगी। तो IPM में आपको क्या करना होगा, शुरुआत समग्रता से चलना पड़ेगा, पूरी फसल का स्वास्थ्य लेके जमीन से शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम आपको हरी खाद लगानी पड़ेगी खेतों में, ढेंचे की लगाइए, सनई की लगाइए, मूंग की लगाइए।
हरी खाद जोतने के बाद आप जब नर्सरी तैयार कर रहे हैं, नर्सरी स्वस्थ होनी चाहिए। उसके लिए बीज का चयन, बीज आप ले रहे हैं विश्वसनीय स्रोत से खरीदें और बीज का उपचार करें। बीज का उपचार सामान्यतः कार्बन डाइजिम से करते हैं। अगर आप जैविक तरीके से ट्राइकोडर्मा फफूंदी आती है उससे करेंगे 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करेंगे। पौध आपने लगा दी, उसके बाद जब पौध उखाड़ेंगे उस समय ध्यान देना है, पौध उखाड़ते समय पौध टूटे ना, इसलिए पानी भरा होना चाहिए नर्सरी में। उस समय पौध उखाड़ेंगे, जड़ें टूटेंगी नहीं। अगर जड़ें टूट गई तो बीमारियां ज्यादा लगेंगी। पौध उखाड़ने के बाद पौध रोपाई से पहले पौध का उपचार जरूरी है। बीज उपचार, पौध उपचार। उससे पहले मैंने बीज के चयन पे बताया था, उसमें एक स्टेप छूट गया कि जब आप कोई भी बीज अपना घर का भी प्रयोग कर रहे हैं अगर, तो आप बीज को 2% नमक के घोल में डालें, तो उससे क्या हो, हल्का बीज उतराता रहेगा और भारी बीज स्वस्थ होगा जब नीचे बैठ जाएगा। तो उस बीज को लें और 3-4 बार पानी से साफ कर लें। चयन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पौध उपचार कर लिया आपने स्यूडोमोनास से, उसके बाद आप खेत में रोपाई करेंगे सामान्य तरीके से। वो रोपाई से भी पहले एक स्टेप, अगर तना छेदक है आप ऊपर की 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर पत्ती तोड़ के हटा दें नर्सरी की, खेत में लगाने से पहले, क्योंकि तना छेदक कीट अंडे नर्सरी में ही दे देता है। तो अंडे आपके खत्म हो गए यहीं पे, खेत में पहुंचेंगे ही नहीं, तो आगे चल के आपकी समस्या नहीं बढ़ेगी। अब खेत में मान लो रोपाई होगी, अब रोपाई के समय आप क्या ध्यान देना, आपको 2 पौधे कम से कम एक जगह लगाने और लाइन से रोपाई करवानी है और 3 से 4 मीटर दूरी पे लगभग 40 सेंटीमीटर जगह छोड़ देनी जो चलने में काम आएगी और हवा का संचार भी अच्छा होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, खेत की निगरानी जरूरी है। आईपीएम में बिना निगरानी के आईपीएम नहीं हो सकता। किसान भाइयों और बहनों, जैसा आप जानते हैं फलों और सब्जियों में कीड़े और रोग ज्यादा हमला करते हैं। हाँ, और टमाटर तो खास तौर से संवेदनशील फसल है। इस पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव ज्यादा किया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि टमाटर में IPM के इस्तेमाल को जाना पहचाना जाए और किसान भाई इसे अपनाएं भी। ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं NRI IPM की वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा बलौडी। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि पका के तो खाई जाती है, उसके साथ साथ इसका कच्चा भी इस्तेमाल किया जाता है सलाद के रूप में। तो इसमें बहुत सारे नाशी जीव आते हैं जिन्हें हम रोग और कीट बोलते हैं। तो उनमें फल छेदक है और उसके साथ ही सफ़ेद मक्खी है, जिसके साथ ही वायरस से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो इसमें आ जाती हैं। साथ ही अगेती, पछेती, झुलसा और जड़ गांठ की जो समस्या है इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए ताकि हम मृदा जनित जो रोग हैं, सूत्रकृमि जैसे, उनको हम मृदा से कम कर सके। के साथ ही जैविक नियंत्रण का अधिक से अधिक उपयोग, ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास का जो इस्तेमाल है हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फंफूद है जिससे हम मृदा को भी उपचारित कर सकते हैं, उसके साथ साथ बीज उपचारित भी कर सकते हैं। मृदा उपचारित करने के लिए जैविक खाद में हमको इसको मिलाना चाहिए और 1 किलो प्रति टन के हिसाब से हम इसको वर्मी कंपोस्ट में, जिसे हम केचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं, या फिर गोबर की खाद में मिला सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग का बीजोपचार भी कर सकते हैं टमाटर में 5 ग्राम प्रति किलो की दर से। और जब हम मृदा उपचार और बीजोपचार कर देते हैं तो जो मिट्टी से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो काफी कम हो जाती हैं। इसी तरीके से जो फल छेदक या फल भेदक हम बोलते हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण का कीट है जो फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाता है और किसान इससे बहुत त्रस्त हो जाते हैं। इसके लिए हम फेरोमोन ट्रैप, जो कि हेलील्यूर के नाम से आता है, को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा NPV 250 LE प्रति हेक्टेयर के रेट पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ केमिकल इस्तेमाल करने से पहले हमें जैविक नियंत्रक जैसे कि बिवेरिया बेसियाना, मेटरीजियम, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रोताओं, एक और वैज्ञानिक विभिन्न फसलों के लिए समेकित नाशी जीव प्रबंधन की विधियां विकसित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इन उपायों को जल्दी से जल्दी किसानों के खेतों तक पहुंचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए विभिन्न संचार माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी काम में आ रही है। तो आइए प्रयोगशाला से खेतों तक के विभिन्न प्रयासों की जानकारी लेते हैं ICAR के NRI IPM के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर निरंजन सिंह से। हर किसान या हर गांव में विशेषज्ञ तैनात करना बड़ा ही मुश्किल काम है, और क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है उसकी पहुंच बहुत व्यापक होती है और वो बहुत ही एक बड़े ऑडियंस तक आसानी से पहुंच सकती है। तो ये जो समेकित नाशी जीव प्रबंधन जो प्रणाली है, इसमें समय पे सूचना किसानों तक पहुंचे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके प्रचार प्रसार में सूचना और संचार जो प्रौद्योगिकी है ये अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। जब कृषि में समेकित नाशी प्रबंधन की बात आती है तो वहाँ पे उतना उपयोग नहीं है, चाहे वो वाणिज्य के क्षेत्र में हो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो। हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का बहुत उपयोग कर रहे हैं, बट
कृषि में और खासकर नाशीजीव प्रबंधन है उसमें उतना उपयोग अभी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी किसान की जो दो समस्याएं हैं जब वो नाशीजीव प्रबंधन की बात करते हैं तो एक है कीड़े की सही पहचान और दूसरी है उसके प्रबंधन की सही सलाह। तो अगर विशेषज्ञ की जगह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के टूल हैं, अगर वो उनको उपयोग करें तो उनको सही जानकारी सही समय पे आसानी से मिलेगी। तो इसके लिए हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि एंड किसान कल्याण विभाग है उसके साथ मिलके एक बहुत अच्छा ऐप बनाया है जिसको हम राष्ट्रीय नाशीजीव निगरानी प्रणाली के नाम से बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में उसका नाम NPSS है। उसकी मदद से उसमें कीड़े की और रोग की पहचान के लिए यूज करते हैं। तो आसानी से अपने खेत में एक फोटो से उसको देना होता है जिससे वो आपको बता देता है कि ये कौन सा कीट है या कौन सा रोग है। अब हमारे बीच हैं किसान समुदाय के गौरव और अत्यंत प्रतिष्ठित श्री भारत भूषण त्यागी जी। त्यागी जी, आधुनिक कृषि चौपाल की ओर से हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने त्यागी जी को जैविक खेती में अमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान से नवाजा है। तो त्यागी जी, हमारे किसान भाई आपके अनुभव, आपके ज्ञान से ये जानना चाहते हैं कि आज के दौर में IPM को अपनाना क्यों जरूरी हो गया है, क्या लाभ है इसके? हम आज दुनिया में जब भी कभी निर्यात की बात करते हैं या अंदर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारे सामने जहरी हमारी थाली में हमको मिलती। तो ऐसी स्थिति में बदलाव के लिए एक व्यवहारिक भाषा में हमको ये समझने की जरूरत है कि अब खेती लागत से कम प्रबंधन से ज्यादा होगी। जब हम लागत की जगह प्रबंधन की तरफ भागते हैं तो हमको वैज्ञानिक की याद आती है। आप जैविक खेती की बात करें या IPM की बात करें, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि यदि जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में हमको सफल होना है तो INM को, IPM को और ऐसी दूसरे जो प्रयास हैं हमारे, चाहे वो DASF हैं, सबको हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। क्योंकि ये समय बहुत ही विचित्र है, जहां हम अपने देश में कुपोषण और जहर से जूझ रहे हैं, वहीं हम निर्यात के स्तर पर भी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। अब एक छोटी सी बात मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा। यदि हम प्रकृति के सिद्धांतों को और विविधता को ठीक ढंग से समझ लें तो हमारे खेत में कीड़े बीमारियों का प्रकोप होता नहीं, बल्कि प्रबंधन प्रकृति की व्यवस्था में ही होता है। और केवल आपको 2 या 3 वर्ष प्रयास करने हैं, उसके बाद में तो ये खेत अपने आप काम करता है। श्रोताओ, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक प्रगतिशील गन्ना किसान जो अपने खेतों में IPM के उपाय अपनाते हैं। वो अपना अनुभव साझा करने के साथ डॉक्टर निरंजन जी से एक सवाल भी पूछना चाहते हैं। मैं राकेश रोही गन्ना किसान हूँ। मैं एक अपना अनुभव और एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी IPM की बात हो रही है तो मैं गन्ने में अपने में IPM का इस्तेमाल करता हूँ। मुझे फेरोमोन ट्रैप और ट्राइकोकार्ड से बेटर लाइट ट्रैप लगा, जो टॉप बोरर की हमारे ज़िले में क्या पूरे प्रदेश में समस्या है 238 वैरायटी में, तो 70 से 80% तक उसका मैनेजमेंट हुआ है। और सर, इस पर एक आपसे सवाल ये है कि हमारे किसान भाई प्रतिवर्ष काफ़ी संख्या में अपनी जान गंवा रहे हैं पेस्टिसाइड के चक्कर में आके। दुकानदार के पास जाते हैं, वो इतनी हैवी दवा देते हैं स्प्रे करने की या दानेदारों से डालने की, कई लोग तो खेत में ही रह जा रहे हैं। तो उस पर किसान को अपने पे क्या सावधानी बरती जा और क्या प्रिकॉशन ले, वो उसकी वजह से बताएं। जो आपने एक तो अपना अनुभव बताया, ये भी एक समेकित नाशीजीव प्रबंधन की ही तकनीक है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो ये सभी किसानों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है कि अगर हम समेकित नाशीजीव की जो विभिन्न तकनीकें हैं उनको उपयोग करेंगे तो उससे ना कि हम अपनी मृदा को जहर से बचाएंगे, इन्वायरमेंट को भी बचाएंगे और जो हमारा स्वास्थ्य है उसको भी बचाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तकनीकें हैं, चाहे फेरोमोन ट्रैप हो, चाहे येलो स्टिकी ट्रैप हो, चाहे दूसरे ट्रैप हो, जिनसे कीटों की निगरानी भी की जा सकती है और प्रबंधन भी। अगर हम सूचना संचार प्रौद्योगिकी के जो तंत्र हैं, जो समेकित नाशीजीव के लिए जो टूल्स बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, चाहे वो M-किसान हो, चाहे वो प्लांटिक्स का ऐप है, चाहे हमारा एक जो मैंने अभी बताया प्रमुख है NPSS है, अगर आप इन ऐप्स को यूज करेंगे तो आपको जो गलत जानकारी देते हैं उससे बच सकेंगे। इस तरह से आप इन टूल्स की मदद से बड़ी आसानी से आप सही जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, अब हम आधुनिक कृषि चौपाल की चर्चा को, नाशीजीव प्रबंधन की चर्चा को एक मोड़ देते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ रहे हैं
फरीदाबाद स्थित वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय के वैज्ञानिक और अधिकारी सभी का स्वागत है। श्रोताओं, यह महत्वपूर्ण निदेशालय DPPQS के संक्षिप्त नाम से लोकप्रिय है और इसकी संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर पांडे, आजकल राष्ट्रीय नाशी जीव निगरानी प्रणाली यानी NPSS ऐप की काफी चर्चा है, तो बताइए कि इसके क्या लाभ हैं और यह कैसे काम करती है। देखिए, जो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है, इसमें कई बार क्या होता था कि हमारे जितने भी किसान भाई या बहन हैं, अगर वो फील्ड में जाते थे, कोई कीड़ा दिखा तो सीधे से वो पेस्टिसाइड डीलर के पास जाते हैं और जो भी दवाई दी वो आपने प्रयोग कर ली, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सी दवाई को कितना प्रयोग करना है, कितना मात्रा है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके पास ऐप है, आपने डाउनलोड किया है, आप उस कीट की फोटो खींचिए, फोटो खींचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कीट है। रियल टाइम ये है, उस कीट की आप मात्रा डालिए कि वो कम है, मध्यम है या तीव्र है, उसके ही अनुसार आपको एक सलाह मिल जाएगी। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें है कि जो भी इसमें पेस्टिसाइड रजिस्टर्ड है वो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव्ड है, तो आप जरूर उसको रिकमेंड करिए। और ये जो हमारा ऐप है, ये 65 क्रॉप्स में और 908 पेस्ट और डिजीज को और 173 पोषक तत्वों को ये जानकारी देता है। कैसे इसमें हमारे किसान भी भागीदारी कर सकता है। आप फील्ड में गए, आपको कीड़ा दिखा, आपने ऐप के थ्रू जाके उसमें आप प्रविष्टि करते हैं क्वालिटेटिव मॉड्यूल में जाके, तो हमारे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं जो कि वेब पोर्टल को चेक करते हैं, तो उसमें इमीडिएटली उन्हें पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे इस कीड़े का इतना ज्यादा प्रकोप है, तो वो हमारे कृषि विस्तार अधिकारी, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और जो हमारे CIPMC के स्काउट्स हैं वो तुरंत जाकर एडवाइजरी इशू करते थे। पहले से एडवाइजरी इशू होने में 10 या 15 दिन का टाइम लगता था, लेकिन आज आपको इमीडिएटली ही हमारे एक्सपर्ट बैठ के एडवाइजरी इशू कर देते हैं। किसान भाइयों और बहनों, अभी तक हमने बात करी फसलों में IPM की, लेकिन हमारे देश में बाग बगीचे भी बहुत हैं, फलों के उद्यान हैं। हाँ, तो क्या इन बागों में भी IPM को अपनाकर लाभ उठाया जा सकता है? बता रहे हैं DPQSS के उपनिदेशक डॉक्टर VD निगम। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि फ्रूट फ्लाई, जिसको फल मक्खी के नाम से जानते हैं, ये प्रॉब्लम दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि सभी एक्सपर्ट ने बताया कि इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम लोग रसायन का यूज़ कर रहे हैं, इसकी डोज अनियमित तरीके से बढ़ाते जा रहे हैं और ये अपनी रेजिस्टेंसी डेवलप कर रहा है, जिसके कारण इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। देखा जा रहा है कि ये फल मक्खी के भ्रूण या उसके मैगट उसके अंदर दिखाई देते हैं, उसके कारण हमारा आम रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा कि जो आम में फल मक्खी लगती है, उसके कंट्रोल करने के लिए एक रेशियो है जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं। इथाइल एल्कोहल, इसको 60 ml, मिथाइल यूजिनाल इसको 40 ml और 20 ml मेलाथियान, मतलब 6 संबंधे 4 संबंधे 2 ml का रेशियो आपको बनाना है। ये दवाइयाँ आपको बाजार से भी उपलब्ध हो जाएंगी। कोई भी साइंटिफिक दवाइयाँ हैं जो केमिकल बेचती हैं, वहाँ पे आपको ये केमिकल उपलब्ध हो जाएंगे। और अगर आप 120 ml का घोल तैयार करते हैं तो उसमें करीब करीब 30 ल्योर तैयार कर सकते हैं। और इसको तैयार करने के लिए जो तरीके हैं, कोई भी लकड़ी का गुटका हो या कॉटन बैंड हो, उसको 24 घंटे के लिए उसमें भिगो दें। भिगोने के बाद उसको यूज करना है, फील्ड में इंस्टॉल करना है, लगाना है, तो तुरंत आप इंस्टॉल कर सकते हैं। 24 घंटे के बाद आपको उस टाइम इस्तेमाल नहीं करना है, तो आप एल्यूमिनियम फॉइल के माध्यम से उसको रैप कर सकते हैं ताकि उपयुक्त गंध है वो उड़ ना पाए। अब हम मुखातिब होते हैं DPPQS की उपनिदेशक डॉक्टर वंदना पांडे जी से। डॉक्टर वंदना, किसानों के बीच अक्सर ये शंका रहती है कि क्या IPM में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए या विशेष परिस्थितियों में कुछ उपयोग किया जा सकता है। IPM में ये नहीं कहते कि आपको कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करना है। अब विवेकपूर्ण जो एक वर्ड हमने यूज किया कि कीटनाशकों का अगर हम इसको विवेकपूर्ण तरीके से IPM के एक घटक के रूप में उपयोग करेंगे, इसमें लेबल लीफलेट में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार, ये एक बहुत महत्व है जो किसान अभी तक बहुत प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं कि लेबर और लीफलेट उसका डिटेल में पढ़ा जाए कि उसमें क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या जिस कीट और बीमारी के लिए हम उसको उपयोग में ला रहे हैं वो लेबल लीफलेट पे अंकित है या नहीं।
अवशेष की समस्या आजकल ज्यादातर आ रही है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ऑफ लेबल पेस्टिसाइड, मतलब आम में किसी ऐसे पेस्टिसाइड का रेजिड्यू आ रहा हो जो आम के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है, जो भारत सरकार ने उसके लिए अनुमोदित ही नहीं किया है। किसानों को जैसे इस ऐप के बारे में आपको बताया है, तो ये ऐप हर चीज का समाधान है। जिस भी फसल के लिए आप उसको ऐप को यूज कर रहे हैं, उसके लिए जो भी अनुमोदित कीटनाशक है, उसकी अनुमोदित मात्रा, कितनी अवधि में उसको यूज करना है, वो सारी डिटेल किसानों को उस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। डॉक्टर वंदना जी, एक सवाल ये भी है कि कीटनाशक दवा का छिड़काव किस अनुपात में और कैसे किया जाए ताकि उपयोग सुरक्षित बना रहे। सुरक्षित उपयोग का मतलब है कि जो भी कीटनाशक को डील कर रहा है, जैसे आप लेके आ रहे हैं, भंडारण कर रहे हैं, जो घोल बना रहे हैं और साथ के साथ जो खेत में उसका छिड़काव कर रहे हैं, तो जो भी लोग हैं, किसान हैं, जो आपके साथ वर्कर्स हैं, हमेशा हमको उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कीटनाशक अल्टीमेटली पॉइजन है, किसी न किसी को मार रहे हैं, जहर है। तो कीटनाशक हमें लगता है कि कीड़ों और बीमारियों के लिए बने हैं, जबकि कीटनाशक हमारी त्वचा से, आंखों से, सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। PPE एक चीज होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब अपने को वो पूरी तरीके से पहले कवर करे। जरूरी नहीं है कि वो एक किट मार्केट से ही खरीदे, अगर किसानों के पास नहीं उसको है तो अपना एक पूरी बाजू के कपड़े उनके रहें, जो आपके फार्मासिस्ट की शॉप में ग्लव्स आते हैं, आप अपने ग्लव्स पहने, पैरों में रबर बूट का इस्तेमाल करें, आंखों में चश्मे। जो भी छिड़काव करने वाला इंसान है वो अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित रख के बाद हमें कभी भी विपरीत जो मौसम की परिस्थितियां हैं, तेज धूप है, तेज आंधी, जैसे बारिश अभी आने वाली है और आपने अभी स्प्रे कर दिया, वो सारा यूजलेस है। हमेशा इस चीज का भी ध्यान रखें, अच्छी कंडीशन में आपके जो उपकरण है वो हों, उसके बाद ही आप छिड़काव करें। किसान भाइयों और बहनों, अब हम आ पहुँचे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। तो जो श्रोता हमारे साथ थोड़ी देर से जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि हम प्रस्तुत कर रहे हैं किसानों के लिए एक बेहद उपयोगी कार्यक्रम, जिसका नाम है आधुनिक कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक। और अब कार्यक्रम के समापन से पहले हम अपने श्रोताओं के साथ साझा करना चाहते हैं धान के एक किसान का IPM का अनुभव। मैं धान की पिछले 12 साल से IPM टेक्निक से खेती कर रहा हूँ और इसमें मैंने अद्भुत चीज पाई है जो मैं आज आपके सामने साझा करूँ। एक तो मैंने ये देखा है, इस IPM टेक्निक जो बेस्ड है वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बढ़िया प्ले। ये जो प्रकृति ने जो चैन बनाई है मित्र कीट, शत्रु कीट की, केमिकल्स है, इन्होंने वो बिगाड़ी, जिससे कारण अनाधुन केमिकल्स हुआ। लेकिन ये IPM टेक्निक के द्वारा इसको मेंटेन किया। हम तो चाहते हैं पूरे देश में फैले और ये बहुत ही कारगर है, जिसका मैंने 12 साल इस टेक्निक से धान उगाया और इन 12 साल में 5 साल ऐसे निकाले जिसमें 1 रुपए की दवाई नहीं लगाई। मैंने 30 से 40% फर्टिलाइजर्स की बचत, इस टेक्निक के द्वारा 70 से 80% इंसेक्टिसाइड की बचत की, और यदि मैं टोटल इनपुट कॉस्ट की बात करूं तो उसमें 15% के आसपास बचत आती है। किसान भाइयों और बहनों, हमें पूरी आशा है कि आपने IPM से जुड़ी काम की बातें वैज्ञानिकों की सलाह ध्यान से सुनी होगी और नोट की होगी, और इन्हें अपने खेतों में, बागों में अपनाएं भी। इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी और हम सबकी सेहत भी सुरक्षित रहेगी। श्रोताओं, आज की आधुनिक कृषि चौपाल से जुड़े सभी वैज्ञानिकों और किसान भाइयों के प्रति हम अपना आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको उपयोगी लगा होगा। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और अनुभव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है kkbongold@gmail.com। ईमेल एक बार फिर सुनिए और नोट कर लीजिए, kkbongold@gmail.com। और अब हम इजाजत चाहते हैं आपसे इस वादे के साथ कि हम जल्दी ही आपसे फिर रूबरू होंगे। बिल्कुल, आधुनिक कृषि चौपाल के एक नए अंक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हम दोनों की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार।